हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज मैं सोशल डेमोग्राफी पे एमसीक्यू देख रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आमतौर पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, बीए, एमए और नेट और जेआरएफ में आते हैं। तो हमने हर तरह के क्वेश्चन को लिए हैं जो यूनिवर्सिटी और एकेडमिक एग्जाम में साथ साथ में कॉम्पिटिटिव और नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या में वृद्धि के स्वेच्छाचारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मैं ज्यादा ऑप्शन नहीं, कई बार मैं डायरेक्ट आंसर भी आपको दूंगा, तो क्योंकि इससे टाइम आपका जाया नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। तो ऑप्शन है ए फ्रैंकफर्टर, बी माल्थस और सी में है ड्यूमा और डी में है राधा कमल मुखर्जी। लेकिन सही आंसर है इसका ए फ्रैंकफर्टर। और दूसरा सवाल, सब या कम शब्द समाज में किस प्रकार से जनसंख्या में गुणात्मक एवं संख्यानात्मक वृद्धि होती है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो कहा जा रहा है कि सब या शब्द किसी भी प्रकार के समाज में जनसंख्या के अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सामूहिक जनांकीकी, बी में है राजनीतिक जनांकीकी और सी में है कोई नहीं और डी में है सामाजिक जनांकीकी। तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा सामाजिक जनांकीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है और जबकि उत्पादन में अंक गणितीय अनुपात में होती है। रेखा गणितीय का मतलब और अंक गणितीय का मतलब, अंक गणितीय का मतलब हो गया अरिथमेटिक और रेखा गणितीय का मतलब हो गया गुणात्मक। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन, इसका ऑप्शन है ए माल्थस, बी एडविन केनन, सी ड्यूमा और डी सॉन्डर्स। लेकिन सही उत्तर है माल्थस ए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमतौर पे ये एग्जाम में आते हैं और कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं ए उर्वरता, बी ब्रह्मचर्य और सी बांझपन, डी जनन शक्ति। तो सही उत्तर है डी जनन शक्ति। इसको फर्टिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। मैं इंग्लिश में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू बनाऊंगा और उसको डिटेल से करूंगा, ताकि जो लोग इंग्लिश वाले हैं, आने वाले वक्त में मैं इंग्लिश में भी काम शुरू करूंगा तो उनको फायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, यदि जनन क्षमता तथा मृत्यु दर दोनों में कमी आती है तब, अगर जनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों में कमी आएगी तो क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, निर्भर बालक बालिकाओं का समानुपात बढ़ेगा, बी ऑप्शन में सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा, सी है निर्भर वयोवृद्ध का समानुपात बढ़ेगा और डी है निर्भर वयोवृद्ध का समानुपात घटेगा। इसका सही उत्तर है सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा, यानी जनन क्षमता तथा मृत्यु दर दोनों में कमी आएगी तो क्या होगा? क्वालिटेटिव और एक्टिव पीपल ही होंगे सोसाइटी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म मृत्यु तथा संयोजन शून्य जनसंख्या वृद्धि नहीं प्रवचन लाता? यानी माइग्रेशन की बात हो रही है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है
400 जन्म, 200 मृत्यु तथा 200 निवल उत्परवासी। क्वेश्चन को समझिए, कौन सा जन्म, मृत्यु तथा का संयोजन शून्य जनसंख्या वृद्धि नहीं पर वजन लाता? और 0 नवल बी में है 0 निवल उत्परवासी, 400 जन्म तथा 400 मृत्यु। और सी में है 200 जन्म, 400 मृत्यु तथा 200 निवल अप्रवासी। और डी में है 100 जन्म, 150 मृत्यु, 25 उत्प्रवासी तथा 175 अप्रवासी। तो 175 और 100 देखिए डिफरेंसेस पाया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। बाकी सब में इक्वलिटी है। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि समाज में विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है? मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ फर्टिलिटी बढ़ती है। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। इस सवाल का उत्तर है E.M. हूवर, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे आइए, जनता में निम्न जन्म दर तथा गर्भस्राव का मूल कारण क्या है? तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परंपरागत तरीके, मातृ कुपोषण, महिला निरक्षरता, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर है मातृ कुपोषण। जन्म दर तथा गर्भस्राव जो होता है उसकी वजह असल है मातृ कुपोषण। बी आंसर इसका सही है। आगे आए, हाँ ये क्वेश्चन कथन और कारण पर है। इसको हम देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं आजकल एग्जाम में, कथन और कारण। तो देखिए, कथन ए, जनांकीकी में स्थिरता उस स्थिति की द्योतक है जिसमें स्त्री पुरुष की जनसंख्या के उम्र का वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हो तथा वृद्धि दर चाहे धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो स्थिर रहती है। बिल्कुल सही बात है। कारण, एक समय में प्रजननता की उम्र विशिष्ट दर तथा मृत्यु की उम्र विशिष्ट दर स्थिर रहे। एक समय में, एक डेफिनिट टाइम में प्रजननता की दर, प्रजननता का उम्र और विशिष्ट दर मृत्यु की उम्र दोनों अगर निश्चित होगी तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में स्थिरता आ जाएगी। तो इसका उत्तर सही होगा ए। सही इसलिए होगा कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसका विश्लेषण भी सही है। तो इसे और बी होता तो कथन सही है लेकिन उसका विश्लेषण सही नहीं है। इसका आंसर ये होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, कथन ए, भारत के ग्रामीण परिवारों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वतंत्रोत्तर भारत में अत्यधिक प्रौद्योगिकी। मतलब ग्रामीण परिवार में गरीबी का प्रमुख कारण यह है सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का होना। ए कह रहे हैं। कारण देखिए, भारत के ग्रामीण जनता निरक्षरता तथा परंपरागत जीवन शैली के आधुनिक तकनीकी की जटिलताओं का सामना नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सही, दोनों बात सही है। टेक्नोलॉजी आ तो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ गरीबी बढ़ रही है क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठा पा रहा है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, यानी कथन भी सही, कारण भी सही और उसका विश्लेषण भी सही है। नेक्स्ट, वर्ष 1970 में तमिलनाडु के वेल्लूर नगर और उसके आसपास के गांवों में परिवार नियोजन के प्रति अभिवृत्तियों पर एक सर्वेक्षण किया गया था। वो सर्वेक्षण, उसका नाम किसने किया था? तो ए है देवेंद्र कोठारी द्वारा, बी राव और इनवराज द्वारा, सी खन्ना और वर्गीस द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राव और इनवराज द्वारा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण।
कथन और कारण के क्वेश्चन से भागिए नहीं, सिलेक्शन इसी के आधार पे होगा, नंबर इसी से बढ़ेगा, क्योंकि जितनी आपकी समझ बढ़ेगी कथन और कारण में उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कथन ए, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, बिल्कुल सही है। कारण, यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक एवं अशिक्षित है। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, बी ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और आप देखिए दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या, जनसंख्या सर्वाधिक है और अशिक्षित भी है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि उस विकासशील होने की वजह अशिक्षा नहीं है। आगे बढ़िए, तो इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि दर रही है लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 16%, 19%, 17%, 20%। तो इसका सही उत्तर है सी, 17%। इस तरह के उत्तर को हम डायरेक्ट देखेंगे आगे से, इसमें ज्यादा ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर याद करना है। 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये बिल्कुल सही है। और आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च प्रजनन दर एवं उच्च मृत्यु दर की स्थिति से गुजरती हुई जनसंख्या के आयु लिंग की संरचना का सबसे अच्छा विवरण देता है? इसको बहुत अच्छे से आप समझिए, कागज पे लिख करके भी आप समझ सकते हैं। उच्च प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर जनसंख्या के आयु लिंग की संरचना का सबसे अच्छा विवरण है। तो ए जनसंख्या का, इसको डायरेक्ट आप आंसर पे जाइए। जनसंख्या पिरामिड जो अपेक्षाकृत चौड़ा आधार लान वाले पार्श्वों को निरूपित करता है। इसको आप समझिए बहुत अच्छे से। देखिए फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगी और मृत्यु भी ज्यादा होगी, तो पिरामिड मोटा होगा, क्योंकि बर्थ भी बहुत हो रहा है और मौत भी बहुत हो रहा है, तो दोनों आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजनन दर मृत्यु दर की अपेक्षा आयु संरचना को काफी कम सीमा तक प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट है, प्राथमिक लिंग अनुपात जीवित जन्म तथा गर्भ मृत्यु के लिंग अनुपात की अपेक्षा काफी अधिक है। तीसरा पॉइंट है, जन्म के समय लिंग अनुपात का मां की आयु से सीधा संबंध है। और चौथा पॉइंट है, 70 वर्षों की जीवन संभाविता वाली जनसंख्या। अब इसका आंसर 2 और 4 सही है। प्राथमिक लिंग अनुपात जीवित जन्म तथा गर्भ मृत्यु के लिंग अनुपात की अपेक्षा काफी अधिक होती है। प्राथमिक लिंग अनुपात जीवित जन्म, देखिए जब बच्चा पैदा होता है, जो प्राथमिक लिंग अनुपात और जीवित जन्म तथा गर्भ मृत्यु, शुरू में जो लिंग अनुपात होता है वो जाहिर सी बात है सबसे अधिक होता है। जब बच्चा पैदा होगा तो कई मर जाएंगे, गर्भ में मृत्यु होगी, लेकिन शुरुआत में सबसे पहली बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है दूसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, 70 वर्षों की जीवन संभाविता वाली जनसंख्या। तो 70 वर्षों की जीवन संभाविता वाली जनसंख्या है भारत की। 2 और 4 सही है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। एक पहला पॉइंट है, मौसम के अनुसार प्रव्रजन। दूसरा पॉइंट है, साप्ताहिक यात्रा करना। तीसरा पॉइंट है, स्थायी या अर्ध स्थायी
आधार पर आवास परिवर्तन। चौथा पॉइंट है जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास से बाहर रहना। अब देखिए इनमें से भारतीय जनगणना के प्रवासी परिभाषित नियंत्रित करने वाले तत्व कौन कौन हैं, तो आप ये देखिए तत्व कौन है, प्रवासी परिभाषित करने के तत्व कौन है, केवल 4 हैं। अब आप ये देखिए मौसम के अनुसार प्रव्रजन, मौसम में गए फिर आ गए तो इससे नहीं होगा प्रव्रजन। साप्ताहिक यात्रा भी कर लिए तो उससे भी नहीं होगा। स्थायी अर्धस्थायी आधार पर आवासीय अर्धस्थायी कर दिए उससे भी नहीं होगा। जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास से अगर आप बाहर रहते हैं तभी आपने प्रवास, भारतीय जनगणना में प्रवासी की परिभाषा आपको आएगी। क्योंकि जब जनगणना हुई 10 साल पे होती है, तो जनगणना जब होती है तो आप जनगणना में यहाँ थे और फिर आप चले गए कहीं और, दिल्ली चले गए 1 साल के लिए, अब फिर आ गए तो आप गए कहाँ, आप तो यहीं हैं, तो आप उत्प्रवास नहीं किए। तो वही कहा जा रहा था। ऑप्शन सी सही है, केवल 4। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो जब तक आप समझे नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा काम। कथन ए, कंप्यूटर की सहायता से कार्य के स्थान तथा व्यवस्था को बदला जाता है। सही बात है। और कारण, कंप्यूटर से कार्यकर्ताओं को अवैक्तिकरण तथा निगरानी में वृद्धि संभव हुई है। दोनों बात बिल्कुल सही है, लेकिन सही विश्लेषण नहीं है। इसका सही आंसर बी है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत है जो इस मान्यता की धनाढ्यता अपने आप जन्म दर में कमी लाती है या गरीबी की दर में ऊपर जाती है का खंडन करता है? वो ये कहते हैं कि अपने आप हो जाता है, अपने आप जन्म दर में कमी लाती है और अपने आप गरीबी बढ़ जाती है, अपने आप होता है। तो इसका खंडन कौन करता है? तर्कवाद का सिद्धांत, लॉजिकल थ्योरी। बिल्कुल सही है, सी आंसर सही है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकूलतम जनसंख्या वो होती है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम प्रदान करती है। प्रति व्यक्ति आय अधिकतम, अनुकूलतम जनसंख्या उसको कहते हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय उस देश का बहुत ज्यादा, वो अनुकूलतम जनसंख्या। तो इस परिभाषा को बताया डाल्टन ने। ये कथन किसका है? डाल्टन का है। डाल्टन साहब ने इसको बताया है। आगे आइए। जब कालांतर में समाज में जीवन शैली में समूचे विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी ना आए तो इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। इसका परिणाम होता है अति जनसंख्या। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? जब जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारण अति हो जाएगी तो देखिए क्या कहलाएगा। ऑप्शन जनांकीकी सिद्धांत, जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत, जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत, जनांकीकी विस्फोट सिद्धांत। तो एक्चुअली जनांकीकी विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत, जनांकीकी विस्फोट सिद्धांत नहीं होगा क्योंकि जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत है उस थ्योरी का नाम। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थ्योरी, नॉट डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन थ्योरी। चलिए नेक्स्ट। जनांकीकी का संबंध समष्टि के व्यवहार से है, न के व्यष्टि के व्यवहार से। निम्नलिखित में किसने कहा? यह कथन है W.G. बर्कले का। यह W.G. बर्कले का, इसको आप याद करेंगे लिख करके। कथन, यद्यपि मृत्यु दर तेजी से घट रही है यानी गिर रही है, 100 है, फिर भी वर्ष 1950 में भारत में जनसंख्या की उम्र संरचना में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। समझिए कारण, मृत्युता प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या स्तंभ के आधार को प्रभावित करती है। दोनों बात सही है लेकिन विश्लेषण सही नहीं है। विश्लेषण कैसे होगा आप समझ लीजिए।
मृत्यु दर 1950 में बहुत घट रही थी, लेकिन साथ में जन्म भी तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मान लीजिए 100 लोग मृत्यु हो रही है 100 लोगों की और 100 लोग पैदा हो रहे हैं, तो जनसंख्या यानी दोनों आधार मोटा रहेगा। बात समझ में आई? यानी मौत भी अधिक और जन्म भी अधिक, तो आधार मोटा होगा। आगे आइए, सामाजिक जनसंख्यांकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? ए, जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर। दूसरा पॉइंट आयु और लिंग रचना पर, ये दोनों सही है। तीसरा कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह। अब इसमें से चयन करना है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह से पता चलता है कि जनसंख्या क्या करें, सामाजिक जनांकीकी का क्या पोजीशन है। तो ये तीनों आते हैं, परिवार और नातेदारी समूह भी आते हैं जनांकीकी में, सामाजिक जनांकीकी, क्योंकि सोशल है ये। ध्यान रहे, यहाँ पे जो टर्म दे दिया गया है ना, सोशल, सामाजिक जनांकीकी, जिसके कारण परिवार और नातेदारी भी शामिल हो गया। अब आगे आइए कथन और कारण पे। कथन, जनिक दोष विशेष के कारण महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोटकू लोगों में मृत्यु दर बहुत ऊंची है, मृत्यु ऊंची है। कारण, इस जनजाति में दात कोशिका अरक्तता बीमारी का नाम है, रोग पाया जाता है, जिससे आदिवासियों में रोग से बचाव की क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल सही विश्लेषण है और इसका उत्तर भी सही, इसलिए ये ए हो। कारण भी सही है, कथन भी सही है और विश्लेषण भी सही है। नेक्स्ट, कथन, सभी नगर तेजी से बढ़ रहे हैं। आबादी का लगभग 40% 20 वर्ष की आयु 10 से कम है। 40% 20 वर्ष 10 से कम है और 40% 20 से 49 वर्ष 49 वर्ष के वयस्क हैं। 40% 20 वर्ष की आयु से कम है, वो 10 मिस प्रिंटिंग है। ये 40% 20 वर्ष की आयु से कम है और 48% 20 से अधिक और 49 वर्ष के वयस्क हैं। तो आगे देखिए कारण, भूमि आकर्षण तथा अन्य सामाजिक आर्थिक कारणों से कृषक वर्गों में अधिकाधिक कंगाली आ रही है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन अधिक हो रहा है। सभी नगर तेजी से बढ़ रहे, आबादी का लगभग 20 से 40% 20 वर्ष की आयु से कम है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही विश्लेषण है, क्योंकि आबादी जो है तेजी से, नगर की आबादी ये कहा जा रही है। देखिए क्वेश्चन को सही से सुनिए और समझिए। सभी नगर जन्म दर से नहीं बढ़ते, नगर माइग्रेशन से बढ़ते हैं, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। और आकर्षण के इस बात को भी आप समझिए कि भूमि आकर्षण, अट्रैक्शन करता है नगर, दिल्ली मुंबई अट्रैक्शन है, पुल फैक्टर है, खींचता है जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। तो ये बिल्कुल सही है जवाब। नेक्स्ट, मानवीय समूह का अस्तित्व सांस्कृतिक अन्योन्य क्रिया के बिना संभव है। बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया के बिना संभव है। सी, सामाजिक सांस्कृतिक अन्योन्य क्रिया के बिना संभव है। डी, सामाजिक सांस्कृतिक अन्योन्य क्रिया के बिना संभव नहीं है। सही स्टेटमेंट यही है। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक विकास में जनसंख्यांकी घनत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है? किसने ये बात कहा था? कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं? जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी पे वो फोकस करते हैं। ये थे बी, एमाइल दर्कहाइम। डायरेक्ट उत्तर पे एमाइल दर्कहाइम पॉपुलेशन डेंसिटी को
विकास का कारण मानते हैं। वो उनकी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, डिवीजन ऑफ लेबर में। वो कहते हैं जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे समाज ऑर्गेनिक सॉलिडिरिटी की तरफ, मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडिरिटी की तरफ जाता है। नेक्स्ट, जनांकीकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में आती है क्योंकि जनसंख्या एक स्वतंत्र चर के रूप में समाज की संरचना की व्याख्या कर सकती है। बी, जनसंख्या का एक कारक के रूप में आर्थिक विकास की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकती है। यह समाज में संचालित राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में सहायक है। उपयोग तीनों इसके कारण हैं। बिल्कुल, ये तीनों, ये सभी जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे आइए, सामाजिक जनांकीकी का प्रमुख आशय है। जब भी डी आंसर हो उनमें से सभी, तो आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चन में सभी ही उत्तर होते हैं। सामाजिक जनांकीकी का प्रमुख आशय है। सामाजिक जनांकीकी का प्रमुख आशय किससे है? आप पढ़िए। ए, सामाजिक तथा आर्थिक विकास से जनसंख्याकीय प्रवृत्ति के संबंध की संप्रति समस्या से मानव व्यवहार के अन्य सामाजिक तथा अलग अलग इकाइयों में नियमितता तथा संघात जनांकीय प्रगटन में संबंध से जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया से सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के विश्लेषण के संबंध से। इस बात को आप समझिए, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से रिलेशन है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। फिर कथन देखिए, ये अनुमानित किया गया कि यद्यपि भारतवर्ष 2010 तक प्रजननता का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करता है तथा से बनाए रखता है, तब भी 21वीं सदी के अंत में उसकी जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। कारण, जनसंख्या की वर्तमान उम्र संरचना जनसंख्या में लगातार वृद्धि को दर्शाती है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन विश्लेषण इसका सही नहीं है। अब आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का महत्वपूर्ण उपादान है जो जन्म एवं मृत्यु के स्तर का निर्धारण करता है? तो लिंग सम्मिश्रण, प्रजनन दर, आयु सम्मिश्रण, मृत्यु दर। तो जनसंख्या का महत्वपूर्ण उपादान जो जन्म मृत्यु के स्तर का निर्धारण सबसे ज्यादा प्रजनन दर करता है, इसको बोलते हैं फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी जितनी होगी उतनी ज्यादा पता चलेगा कि वहां जनसंख्या अधिक होगी या कम होगी। बहुत बड़ा फैक्टर है वो। निम्न पर विचार कीजिए, वो कौन से कारक हैं जिन पर जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है? निर्धनता, उच्च प्रजनन दर, बहिर्प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर प्रवास। ये पॉइंट है। उच्च प्रजनन, अंतःप्रवास, संगति नियमन का अभाव, जन्म दर। इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूं, 1 और 4 है। 1 में क्या निर्धनता होगी? देखिए समझिए, जब निर्धनता होगी तो प्रजननता बहुत होगी। अब प्रजननता बहुत होगी तो बहिर्प्रवास होगा, माइग्रेशन होगा। और चौथा है जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर होगा। जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर अधिक होगा तो अंतःप्रवास होगा। देखिए, उच्च प्रजननता, अंतःप्रवास नहीं होगा। उच्च प्रजननता होगा तो बाहरा प्रवास होगा, बाहर की तरफ जाएंगे ना लोग जब जनसंख्या हो जाएगी। तो चलिए आ गया, इसी आंसर सही है। सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं? जो जन्म तथा मृत्यु दरों के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। यह है इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। इसको रट जाइए, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। ये सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन सारों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है पूछे गए हैं एग्जाम में, वो आपके लिए आदर्श होता है, क्योंकि वैसे ही सवाल आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने कलेक्ट किए हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1981-91 के 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि पर आधारित अधिकतम तथा न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य क्रमशः हैं। तो अधिकतम वृद्धि हुआ नागालैंड में और न्यूनतम हुआ केरल में।
आगे भी ऐसा ही कुछ आंकड़ा आया था। आगे आइए, तो इस पर आप ध्यान देंगे इन बातों पे। कभी कभी पूछता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? जनसंख्या नागालैंड में, सबसे कम केरल में। आगे आइए, जनसंख्या के जनांकीय अध्ययन में प्रजनन एक बहुपर्जता दरों की गणना की जाती है। निम्न में से कौन सा एक किसी जनसंख्या की सामान्य स्थिति में सही प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है? ये सब आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, तो डायरेक्ट आंसर पे आ जाइए। प्रजनन दर निम्न और बहुपर्जता दर उच्च। बहुपर्जता दर उच्च होती है जहां प्रजनन दर निम्न होती है। प्रजनन दर देखिए ए में, देखिए प्रजनन दर उच्च होगी तो बहुपर्जता दर निम्न नहीं होगा, बहुपर्जता दर उच्च होगा, दोनों उच्च होगा। ठीक है भाई, प्रजनन दर बढ़ेगी तो जनसंख्या तो बढ़ेगा ही। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत है? तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पहले भी आ चुका है, 17%। बी इसका सही उत्तर है, 17%। कपाट का संबंध है। डायरेक्ट आइए, कपाट ग्रामीण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन। कपाट एक प्रकार का प्रोग्राम है, आपने सुना होगा। ड्वाक्रा, ट्राइसेम, जैसे ड्वाक्रा भी गरीबी से है, ट्राइसेम है युवाओं की ट्रेनिंग से है, तो उसी तरह कपाट है। आगे आइए, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसको आगे चल के नरेगा कहते हैं, कब से प्रारंभ हुई? 2 फरवरी 2006 से। 2 फरवरी 2006। अनेक जनांकीयविद ये तर्क देते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों की जन दर उनके औद्योगिकीकृत होने पर और लोगों के जीवन स्तर सुधरने पर गिरेगी। ये व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? ये बहुत बेहतरीन सवाल है। आर्थिक रूप से विकसित देशों के इतिहास पर। देखिए, सी आंसर सही है। जनसंख्या का मार्क का सिद्धांत, जनसंख्या का माल्था सिद्धांत नहीं। ऐसा माना जाता है कि जब आप इंडस्ट्रियलाइज हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो जनसंख्या, जीवन स्तर सुधरता है, तो जनसंख्या खुद ही कम हो जाता है। क्यों? ऐसा इतिहास में देखा गया है। जहां जहां जनसंख्या रुका है वो लोग खुद डेवलप हो गए, पॉपुलेशन वहां की डेवलप हो गई, एजुकेटेड हो गई। जैसे पॉपुलेशन डेवलप हो गई, एजुकेटेड हो गई, पैसा भी आ गया, तो जनसंख्या खुद से गिर गया। ये मैं बताऊंगा वजह क्या होती है। निम्न में से कौन से कथन सामाजिक अंतर को निर्दिष्ट करते हैं? देखिए, एक समाज में व्यक्ति और समूहों के बीच प्रगाढ़ता, समझ और प्रभाव की भिन्न भिन्न कोटियों को ज्ञात करने की विधि। सही बात है। दूसरा पॉइंट है, समाज के सामाजिक व्यवहार या संस्थाओं में कोई ऐसा परिवर्तन जिसके दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा सामाजिक अंतर को प्रभावित करता समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रगाढ़ता और समझ। तो इसका आंसर केवल एक सही है। आगे आइए, कथन और कारण है। यद्यपि ये सारे मैं इसलिए प्रदर्शित कर रहा हूं और दिखा रहा हूं कि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कथन, यद्यपि मृत्यु दर तेजी से घट रही है, मृत्यु दर तेजी से घट रही है, फिर भी वर्ष 1950 में भारत में जनसंख्या की उम्र संरचना में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। मृत्यु प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या स्तंभ के आधार को प्रभावित करती है। बात तो सही है, लेकिन विश्लेषण सही नहीं है। ये पहले भी गुजर चुका है, तो इसका सही आंसर भी है। कई बार कोई क्वेश्चन अगर 2 बार गुजर गया है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, आप फिर से जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और ये आपकी समझ पे निर्भर करता है। कथन, जनसंख्या के बढ़ने की उच्च दर। कथन 2, जनशक्ति का पर्याप्त उपयोग। उपरोक्त में से विकासशील अर्थव्यवस्था के संबंध में सही है। सही है केवल एक। विकासशील में क्या होता है? सिर्फ जनसंख्या के बढ़ने की उच्च दर है, लेकिन जनशक्ति का पर्याप्त उपयोग नहीं है।
तो बिल्कुल सिर्फ ये कथन तो बिल्कुल सही है, आपको पहला कथन सही है, ए बी सही है, केवल एक सही है, दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप देखिए हमारी युवा पीढ़ी है और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे लॉयर बन सकते हैं, लेकिन वो उनका उपयोग ही नहीं हो रहा है। उनके ह्यूमन रिसोर्स का सही यूटिलाइज नहीं होने की वजह से डेवलपिंग कंट्री में सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण समाज का नगरीय समाज में भेद किया जाता है। आइए इसका प्रश्न है, लिंग अनुपात के संदर्भ में, दूसरा पॉइंट जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, तीसरा पॉइंट जीवन के तरीके के संदर्भ में, चौथा जनसंख्या के आकार के संबंध में। ठीक है, ग्रामीण और यहाँ जो क्वेश्चन था ग्रामीण और नगर में अंतर किस आधार पे किया था, लिंग के आधार पे नहीं किया जाता है। जनसंख्या कभी आपने सुना गांव में लिंगानुपात ज्यादा है, शहर में कम है, ये नहीं किया था। जनसंख्या के घनत्व के आधार पे, जीवन लाइफ स्टाइल के आधार पे और जनसंख्या के आकार के आधार पे। डी आंसर बिल्कुल सही है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारत की नगरीय जनसंख्या विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग 20%, एशिया की नगरीय जनसंख्या की लगभग 20%। बिल्कुल सही जवाब बी आंसर है। भारत की नगरीय जनसंख्या एशिया की नगरीय जनसंख्या की 20% है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुस्पष्ट करता है कि शिक्षा के स्तर तथा शिक्षा की परिस्थिति में प्रजननता के बीच अवलोकित विपरीत वी आकार के संबंध होते हैं? वी आकार के संबंध होते हैं, शिक्षा के स्तर की बात हो रही है। तो एक ऑप्शन देखिए, निरक्षरता से शासित पर्यावरण में व्यवहार रूप से प्रजननता की दर पर शिक्षा का प्रभाव नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत है। शिक्षा का प्रभाव क्यों नहीं होगा भाई? असीमा उपकल्पना का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि शिक्षा तथा जनन क्षमता के बीच अवलोकित विपरीत आकार के संबंध होते हैं। बिल्कुल ये बात सही लग रही है, विपरीत आकार के संबंध होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इस पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, असीमा उपकल्पना का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि शिक्षा तथा जनन क्षमता के बीच अवलोकित विपरीत आकार के संबंध होते हैं। ये बिल्कुल सही है। मैं और नेक्स्ट बी आंसर बिल्कुल सही है भाई। प्रजननता अधिक होगी तो शिक्षा कम होगी, प्रजननता कम होगी तो शिक्षा अधिक होगी।